अंधाधुन फायरिंग की है और मैं आज भी वो जगह को नहीं भूल सकी। मैं आज भी वो जगह मेरे आंखों में दिखता है कि मैं एक गड्ढे जैसा था, वो छोटा सा जंगल था, ऐसे पेड़ पौधे थे, मैं उस गड्ढे में ऐसे होके समट के थी। अब गोली चल रही है, वो गोली क्या सोच के चलाए, लेकिन गोली ऐसे ऐसे गिरता गया और जब मैं पूरा आँख को ऐसे बंद करके मैं ऐसे थी, अब गोली तो किधर से भी लगना ही होगा या मरना ही हो, ये सोच के मैं अपने आप को ऐसे समट के बैठी थी। गोली चलता ही रहा, मेरे को ये समझ में मेरे को गोली चलते आवाज़ सुनते सुनते मैं खुद अंधेरा में टाइप हो गई। परों में आया कि सोनी सोडिया सर से पैसा लेन देन का काम करती है, तो नक्सल भी नाराज। नक्सल ने पूरे जन अदालत लोगों को बुलाया, फिर उन्होंने कहा सोनी सोडी जहाँ कहीं भी है उसको जन अदालत में पेश किया जाए, अगर जन अदालत में पेश नहीं करोगे तो फिर उनको सज़ा मिलेगी जो सोनी सोडी को पनाह बचाएगा और जो उनको रखा है। अब ये बातें आई तो फिर सब और डर गए, नहीं अब नक्सल से कैसे लड़े। अब पुलिस तो इधर ढूंढ रही है, नक्सल भी ढूंढ रहे। फिर उस घर से मुझे निकाला गया। फिर रात को मैं उस गांव से निकली, फिर निकल के फिर और एक गांव में आई, फिर वहाँ अपना वेशभूषा बदला। फिर मेरे आदिवासी के हिसाब से मैंने इतना साड़ी पहना, फिर चूड़ियाँ पहनी, फिर बाली पहनी, फिर वो की, ऐसे करके एक मोटरसाइकिल से कोर्ट ने न्यायालय ने ये कहा था कि आप जा रहे हो, हमारे अंडर में होके जा रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप रहे हैं, लेकिन आपको एक खर्च भी नहीं आएगा, वो मेरी निगरानों में जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पे भरोसा करो। छत्तीसगढ़ जाने के बाद फिर क्या हुआ, वही हुआ जो मैं पहले से बोली थी। फिर ताना ले गए, ताना ले जाने के बाद फिर मेरे को रिमांड में लेने के लिए फिर वहाँ की कोर्ट में पेश किए, तो वहाँ 3 दिन का रिमांड मांगे तो 2 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया। तो 2 दिनों में मेरे साथ जो हरकतें किए कि इन्होंने करंट शॉट दिए, फिर मेरे गुप्तांगों में पत्थर डाले, मुझे निवस्त्र करके कितनी बेरहमी से मेरे साथ मार पीट, करंट शॉट, कितनी गंदियाँ गालियाँ दे के मेरी हर अंगों के साथ छेड़छाड़, और मुझे पूरी तो ऐसे मतलब निवस्त्र करके मुझे जब ऐसा अडकने के लिए होती थी तो बोलते थे नीचे रख, सावधान, एकदम नीचे रख के फिर बंदूक के बट से मेरे स्तनों को ऐसे उठाना, ऐसा करना। मैं बहुत कुछ किए उस थाना में। उसके बाद फिर ये लोग कोर्ट में बिना पेश किए मुझे जेल भेज दिए। ना तो मैं एसआर के बारे में जानती थी, ना बीके लाला जानती थी, किसी को कुछ नहीं जानती थी। अब बीके लाला और एसआर का माओवादी से क्या लेना देना तो वो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन उस केस में मुझे ये बताया लिंगाराम कोड़प्पी को, और मुझे ये बताया गया कि मतलब एसआर से हम पैसा लेके माओवादी को पहुंचाने। उस केस के में ही सबसे पहले लिंगा को गिरफ्तार किए, बीके लाला गिरफ्तार किए, और मैं उसके बाद फिर वहाँ से निकल गई, मतलब अड़ गई मैं कि मेरे को भी पकड़ने की बात आई। तो 2002 में मैं नीलाबाई पंचायत में टीचर थी, फिर 2006 में मैं हॉस्टल अधीक्षक बन गई जबेली नवीन संयुक्त आश्रम जबेली में। तो ये पुलिस क्या कर रही थी उस दौरान में कई तरह से, मतलब मेरी कहानी जो थी ना वहीं से ज़्यादा शुरू हुई। क्या हुआ उस बीच में नक्सली ने कई स्कूलों को मतलब वो तोड़ दिए, हॉस्टलों को तोड़ दिए जबेली में उस एरिया में जहाँ मैं रहती थी। आरनपुर का हॉस्टल बनकर तोड़े, ब्रुगुम का, पोटाली, नाहड़ी, समेली का भी हॉस्टल को तोड़े। तो वो हॉस्टल तोड़ने से पहले माओवादी ने पूरी अधीक्षक लोग को, टीचर को बुलाए, बुलाने से नहीं गए, और मैं भी मतलब मेरे को भी बुलाए तो मैं भी नहीं जाऊंगी बोली। 2-3 बार खबर आया हम लोग के पास, तो फिर लास्ट बार में खबर आया कि लोग हमारे पास आए, बोले कि आप लोग को चलना है, तो सब लोग भाग गए। अब मेरे को ये था कि भाई मैं एक आदिवासी और मेरे संस्था में मतलब मेरे हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और गांव वाले आके मेरे को बोलने लगे कि आपको दादा बुलाए, मतलब नक्सलवाद को दादा बोला, नक्सली दादा, गुफा उधर ज़्यादा नक्सली का शब्द नहीं रहता है, गुफा मतलब जंगल वाले। ये वही मैं कभी कभी सोचती हूँ, नक्सलवाद, माओवाद, ये शब्द कहाँ से आया नहीं मालूम। ये बस्तर का वास्तविक शब्द बोलना से गुफा दादा, हाँ, मतलब गुफा का मतलब होता है जंगल के दादा लोग, ये है ये असली हमारे। तो बोलने लगे कि गुफा दादा लोग बत्तोड़, माने गुफा ने जंगल वाले दादा लोग आए हैं, बुला रहे हैं। तो मैं बोले नहीं, मेरे को डर लगता है, वो लोग तो बंदूक पकड़े हैं, ड्रेस पहनते हैं, ऐसा रहते हैं, मैं नहीं आऊँगी, मेरे को डर लगता है। तो बोले कि अगर आपको यहाँ पर बच्चों के साथ टीचर में रहना है या अधीक्षक बन के आपको अच्छा स्कूल चलाना है, सब कराना हो, तो सबके लिए आते हैं, एक मीटिंग हो रहा है, आपको जाना पड़ेगा। फिर मैं एक बार मना करी, नहीं जाऊँगी, फिर दूसरे बार आए, फिर ऐसे करते फिर मेरे को लेके चले गए। लेके जाने के बाद फिर वहाँ पे हुआ कि नाहड़ी, बुरगुम, पोटाली, बहुत सारे हॉस्टलों को तोड़ने की बात हुई। कम से कम 10-1 हज़ार था, लगभग 5 से 10 हज़ार लगभग वहाँ पर जब जन अदालत हुआ।
तो उस जन अदालत में मतलब मेरे को भी लेके गए, तो मैं चुपचाप बैठी थी। पहली बार मैं माओवादी को देखा तो वहीं देखी, बाकी मैं कहीं तो उस समय देखा। तो वो बोलने लगे कि टीचर लोग कितने आए, तो मैं सिर्फ अकेली थी और बाकी कोई टीचर नहीं थे। तो तब बोलने लगे कि नहीं, अब हॉस्टलों में स्कूलों में फोर्स रुकती है, रुक के आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गांव में घुस के उनके बकरियों को काट के खाना, मुर्गाओं को काट के खाना, चावल दाल वहाँ से लेके खाना, और उनको एक क्षरण मिल जाता है स्कूल और हॉस्टलों में रुकने के लिए, और वो लोग अपना दबंगिरी करते, इसलिए हॉस्टलों को तोड़ दिया जाएगा। अब नहीं, जो भी है गाँव में जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको एक लाड़ी बना के दी जाएगी। उनसे मेरा एक सवाल था कि ठीक है, आप लोग तो हॉस्टलों को तोड़ दोगे, स्कूलों को तोड़ दोगे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप लोगों की लड़ाई किसके लिए है, ये मैं उनसे कहा था। तो बोले कि हमारी जनता के लिए हमारी लड़ाई है। तो जनता के लिए लड़ाई है तो जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं वो तो जनता के बच्चे हैं। अगर हॉस्टल टूट जाएगा, तोड़ देंगे, तो ये अवंचित हो जाएंगे, बच्चे शिक्षा से अवंचित हो जाएंगे, फिर आपकी लड़ाई कैसी? एक जनता के लिए लड़ाई, तो ये बच्चे भी तो जनता के ही बच्चे हैं, जनता में के ही बच्चे हैं। तब जाके उनके पता नहीं फिर उन्होंने क्या चर्चा किया ये करके फिर उन्होंने बाद में बोला ठीक है, आपका हॉस्टल बच जाएगा। तो मेरे हॉस्टल के साथ साथ समेलिया और एक हॉस्टल है, उसको भी बोली, वो हॉस्टल भी बच गया, मेरा हॉस्टल भी बच गया। लेकिन शर्त रखा गया कि कभी भविष्य में आपके हॉस्टल में फोर्स नहीं आना चाहिए, पुलिस नहीं आना चाहिए। तब मैं बोली हाँ, नहीं आएंगे, लेकिन अगर हॉस्टल सलामत रहे तो बच्चे इतने जो शिक्षा ले रहे हैं वो बच्चे पढ़ेंगे। ये था। आने के बाद फिर मेरे को कई लोगों ने जन अदालत में से आ रहे थे तो बोले क्यों ऐसे बोली है, अब तेरे को मार देंगे, क्योंकि माओवादी ये भी फरमान जारी करके छोड़ दिया है कि अगर तुम्हारे हॉस्टल में अगर कभी भविष्य में पुलिस आई तो ये जन अदालत में तुमको या मौत दी जाएगी या तो तुमको घायल अवस्था का एक सज़ा दिया जाएगा। मंजूर है? तो मैं बोले हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो मेरे को क्योंकि मेरे बच्चों का शिक्षा बचाना था। पूरे आदिवासी बच्चे थे, जो सलवा जुड़ूम के समय के 50 बच्चे थे, जिन बच्चों को मैं जंगल से उठा के लाई थी, उनके ना माँ नहीं है, बाप नहीं, कोई नहीं, तो उनके पूरे गांव को उजाड़ा गया था, घरों को जला दिया गया था। वो बच्चे थे जिन बच्चों के ना मतलब माँ बाप को मारने से वो बच्चे मुझसे बताते थे कि हमारी माँ का हाथ उधर गया, मेरे बाप का पूरा मतलब बीच ये सर कट गया था, हम टुकने में हमारे माँ लोग का हाथ को इकट्ठा किए, मेरे पिता का बॉडी को मैं क्या ऐसा इकट्ठा किया, ये बच्चे मुझसे बताते थे। तो ऐसे बच्चे थे, उन बच्चों का अगर नक्सल अगर वहाँ पर मतलब तोड़ देगी हॉस्टल को तो ये बच्चे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को मैं पैदल लेके आई थी। तो उनकी वजह से मेरे को बात रखनी पड़ी। बाद में मेरे को बोलने लगे कि नहीं, आप ऐसा क्यों बोले हो, तुम्हारे 3 बच्चे, तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा, और इस तरह से नक्सल को बोल के आई है, किसी दिन पुलिस आ जाएगी तो ये नक्सल तो छोड़ेगी नहीं। तो मन में मैं सोची चलो 200-250 बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर मेरी एक की मौत भी होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो जो हुआ मेरा हॉस्टल तो बच जाएगा, मेरे बच्चों की शिक्षा तो बच जाएगी। ये सोच के फिर मैं अपने आप में ये सोच के मैं वापस आई। तो फिर उसके दूसरा या तीसरा दिन पूरा हॉस्टल तोड़ दिए, मात्र जबेली और शमेली का हॉस्टल बच गया और बाकी सबको तोड़ दिए। तो उसके बाद फिर मेरे ऊपर ये बात आएगी कि इसका हॉस्टल बचा कैसा, इसका कैसे बचा। कोई ये पूछने का सरकार कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि हॉस्टल कैसा बचा, तो इसमें उसकी कितनी हिम्मत दिखाई होगी, उसने क्या बात कहा होगा, कैसे उनसे मतलब अपने विचार को रखी होगी। मतलब मैं एक शिक्षित थी तो मैं अपने विचारों से ही माओवादी को रख के मैं अपने बच्चों की शिक्षा बचाई थी। ना तो मैं कोई बंदूक पकड़ी थी ना कुछ पकड़ी, मैं सिर्फ एक शिक्षा का विचार को ही उन तक पहुँचाई थी। तो ये पूछने कोई कोशिश नहीं किया। उसके बाद फिर मैं शक के दायरे में आ गई। अब इसका हॉस्टल बच गया, मतलब माओवादी पूरी समर्थक है, माओवादी इसके हुआ। फिर धीरे धीरे फिर मेरे ऊपर केस 3-4 केस लगा दिए, लेकिन 3 केस लगा दिए थे शायद। तो तब भी मेरे को अरेस्ट नहीं किए थे। मैं तो घूमती थी, हॉस्टल अधीक्षक थी, मीटिंग जाती थी, बैंक जाती थी, ऑफिस जाती थी, सब जगह जाती थी, बच्चे के रासायन वासायन सब लाती थी। फिर बाद में इन लोगों ने वही SR नोट कांड में वो पैसा पहुंचाने के काम करने वाली सोनी सोड़ी, लिंगा मरकाम, मेरे को, BK लाला और वर्मा को, इन सबको मिला के एक केस, उस केस में मुझे पूरी तरह से फिर जकड़ लिए, जिससे फिर उस केस में मेरे सामने लिंगा को ले गए। मैं वहीं थी, मैं लिंगा को ले जाते समय मैं पुलिस को बोल रही हूँ क्यों ले जा रहे हो, मेरे को भी एकदम मेरे दुपट्टा को खींच दिए, मेरे धक्का धक्की दिए। मेरे माँ थी, मेरे भाई लोग थे और भी थे, लिंगा को मेरे सामने ले, मैं ढूंढ रही हूँ लिंगा को ले जा, उसका पीछा करी।
थाना तक पीछा करी हूँ, कैंप गई हूँ, सब जगह गई हूँ, लिंगा को क्यों ले गए कर, मैं पीछा की हूँ, मैं थाना भी गई हूँ, कैंप भी गई हूँ, मेरे जो सीआरपीएफ का कमांडेंट को भी फोन किए, लिंगा कौन, पता नहीं हम लोग नहीं किए, थाना वाला बोलता पता नहीं हम लोगों ने किए, फिर कौन ले गए, हम ये डर गए कि कोई दूसरे कोई गुंडा आया था क्या, कोई ऐसे लोग आए, कौन ले, बाद में शाम को पता चलता है कि नहीं लिंगा को पुलिस वाले यहाँ के नहीं दंतेवाड़ा की पुलिस आई थी, वो लेके गए, ये सब हुआ। उसके ढूंढ के मैं वापस गई हूँ जबेली हॉस्टल में, मतलब घर। फिर दूसरे दिन जैसे मैं पालना राय फिर लिंगा को दंतेवाड़ा जिला में जाऊंगी मिलने करें, तब तक मेरे पापा को नक्सल गोली मारी थी, तो मेरे पिता अस्पताल में एडमिट थे। फिर मेरे पिता को कोई पुलिस वाला बताया, जो भी पता नहीं कौन बताया, तो मेरे पिता को ये बताया गया सोनी सोड़ी वहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो सोनी सोड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस आगे बढ़ गई है। फिर मेरे पिता ना मेरे भाई को फ़ोन करे और मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी आप भाग जाओ। मैं बोली क्यों भागूंगी, मैं क्या की हूँ, तो बोल नहीं मैं दंतेवाड़ा जा रही हूँ लिंगा को छुड़वाने के लिए, लिंगा के लिए बात रखने के लिए जा रहे, एसपी से मिलने जा रहे हो। नहीं आप पहले पिताजी से बात करो। फिर मैं अपने पिता से बात की, तो मेरे पिता बोलते हैं नहीं तू वहाँ मत रहना, तू भाग जाना, मेरे कोई फ़ोन किया था सुबह सुबह बता रहे हैं सोनी सोड़ी को पुलिस पकड़ने जा रही है ऐसा। तो ऐसा में तो फिर वापस मैं भाग गई, वहाँ नहीं थी मैं। जैसे दंतेवाड़ा जिला जाने की बात हो गई सीधा मैं अपना हॉस्टल चले गई, कहाँ जबेली आश्रम की तरफ। जबेली आश्रम तरफ गई, जाके मैं सोच में पड़ी अब करूँ क्या। फिर वहाँ से बच्चों को, क्योंकि सलवा जोड़ों के बच्चे थे, उन बच्चों को मैं समझाई बेटा देखो ये लड़ाई है, आप लोग ने बचपना से लड़ाई देखा है, आपने अपनी माँ को मरते देखा है, बाप को मरते देखा है, अपना अंतिम संस्कार किया, घरों को जलते देखे हो, लेकिन आप लोग को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसे करके मैं उन बच्चों को बोली, मैं तुम लोगों को उनको यही बोल के लाई थी कि मैं मतलब इतना आत्मनिर्भर बनाऊँगी तुम्हारे हाथ में कलम होगा, ऐसा करके उनको लाई थी। तो उन बच्चों को समझा के मैं वापस आ रही थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा आश्रम से थोड़ा कुछ आगे दूर आधा किलोमीटर लगभग आ गई थी, तो मेरे को उधर से ना वो गाय चराने वाले बच्चे लोग दौड़ने लगे, वापस मेरे तरफ रिटर्न हुए। तो मैं उन लोगों को पूछी क्या हुआ, पुलिस खूब सारे पुलिस आ रहे हैं, पुलिस आ रही है किधर, इधर से आ रहे हैं मैडम बोले। तो मैं भी वही बच्चों के साथ वापस जैसे जा रही थी वापस रिटर्न होके मैं आश्रम भी नहीं गई, और मैं सीधा एक छोटा सा जंगल जैसा बस्तर में तो हर जगह छोटा बड़ा जंगल है उधर भाग गई। तो उधर भागने से ये लोग क्या किए, पुलिस हॉस्टल में जाके पूरा तोड़ फोड़ मार पीट, चपरासियों को मारा, बच्चों को मारपीट किया, हॉस्टलों का पूरा दरवाजा को तोड़ फोड़ सब कर दिया। तो जो सर्वाजुड़ों के जो बच्चे थे पीड़ित बच्चे, वो तो पहले ही जानते थे इस तरह से होता है, वो बच्चे पूरा भाग गए, वो बच्चा कोई नहीं बचा वहाँ, सब लोग निकल गए वहाँ से। और मैं ना जंगल के कोने में उधर घुस गई, तो उधर से भी पुलिस उस जंगल तरफ भी आई, आने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की है। और मैं आज भी वो जगह को नहीं भूल सकी, मैं आज भी वो जगह मेरे आंखों में दिखता है कि मैं एक गड्ढे जैसा था, वो छोटा सा जंगल था, ऐसे पेड़ पौधे थे, मैं उस गड्ढे में ऐसे होके समट के थी। अब गोली चल रही है, वो गोली क्या सोच के चलाए, इधर को भग गई, कोई बताया कि क्या है ऐसा करेंगे तो इधर भग के आएगी, चलाए जो भी चल, लेकिन गोली ऐसे ऐसे गिरता गया। और जब मैं पूरा आँख को ऐसे बंद करके मैं ऐसे थी, अब गोली तो किधर से भी लगना ही होगा या मरना ही हो, ये सोच के मैं अपने आप को ऐसे समझ के बैठी थी। गोली चलता ही रहा, मेरे को ये समझ में मेरे को गोली चलते आवाज़ सुनते सुनते मैं खुद अंधेरा में टाइप के हो गई थी। उसके बाद काफ़ी समय मतलब के बाद मैंने फिर अपने आँखों को खोला, देख रहे हो तो ऐसे गोली का खोखा जो होता वो पड़ा हुआ था सब। और उसके बाद मैं वहीं रह के मैं बहुत मतलब सोच के रोना आया, फिर मैं रो रही थी अकेला में, मैं बहुत तड़प मतलब इतना वहाँ पर मैं रोई। फिर अब करूँ क्या, कैसे करूँ। फिर वहाँ से फिर 7-8 बजे करीब रात को मैं निकली, 10 किलोमीटर में पैदल आई अपने मायके मतलब बेड़मा गांव आई। बेड़मा गांव में आने के बाद फिर वहाँ पर मेरे तो ऑलरेडी नक्सल ने घर को तोड़ दिया था, तो हमारा घर था ही नहीं वहाँ पर। पिताजी अस्पताल में एडमिट थे, तो अब माँ थी, परिवार थे, फिर परिवार भी मेरे को क्या फना दे पाते, तो बोलने लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कैसे करोगे। फिर उसी गांव के पास कुंजाम पारा करके वहाँ पर मैं अपने रिश्तेदार लोग के पास थी, तो वहाँ से रह के मैं हिमांशु सर को फ़ोन करती थी मेरे गुरु को कि मेरे को बचा लो, मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ कैसा करता हूँ, ये बोल के फिर सर का फ़ोन आता रहा। फिर मैं उसी घर में एक घर में मैं मतलब अंदर ही अंदर रहने लग गई। फिर पुलिस पूरा ढूंढने लग गई। फिर मीडिया में चल गया कि नक्सलेट का मतलब नक्सल के नाम से सोनी सोड़ी पैसा लेके खुद वो कर रही, इस टाइप का एक आरोप फिर लग गया मुझ पर। तो अब पेपरों में आया कि सोनी सोड़ी एसआर से पैसा लेन देन का काम करती है। तो नक्सल भी नाराज़, नक्सल ने पूरे जन अदालत लोगों को बुलाया
आया, फिर उन्होंने कहा सोनी सोनी जहाँ कहीं भी है उसको जन अदालत में पेश किया जाए, अगर जन अदालत में पेश नहीं करोगे तो फिर उनको सज़ा मिलेगी जो सोनी सोनी को पनाह बचाएगा और जो उनको रखा है। अब ये बातें आई तो फिर सब और डर गए, नहीं अब नक्सल से कैसे लड़े, अब पुलिस तो इधर ढूंढ रही है, नक्सल भी ढूंढ रहे। फिर उस घर से मुझे निकाला गया, बोले यहाँ आप नहीं रह सकते। फिर मैं और एक घर में आके छुप के रही, वहाँ से फिर मैं आपको लास्ट फ़ोन की थी कि सर अब मैं क्या करूँगी, मुझे बताइए, मैं दोनों तरफ से फंस गए, इधर नक्सल भी मुझे ढूंढ रहे, इधर पुलिस भी ढूंढ रही, अब मेरे को बचने का कोई भी जगह नहीं है, बताइए। तो तब फिर हिमांशु सर मतलब मेरे गुरु ने यही कहा कि नहीं, मैं वापस वहाँ आके तो तुम लोग छत्तीसगढ़ आके तुमको ले नहीं सकता, किसी भी तरह कैसे भी करके दिल्ली पहुँच जाओ, शायद मैं कुछ यहाँ पर आपके बचाने के लिए कुछ सब लोग मिलके करेंगे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाऊँगा बेटा, तुम कैसे भी करके दिल्ली आ जाओ। ये हिमांशु सर मेरे गुरु ने कहा। अब उसके बाद फिर मैं बोली अब कैसे जाऊँ, फिर वहाँ से भी अब जो लोग मेरे को वहाँ पनाह दे रहे वो भी डरे हुए थे, तो दिन को मैंने निकलना नहीं पड़ता था, रात को ही मेरे को खाना भी मैं नहीं खा पाती थी, मैं पेट भर खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी। इस बात का डर रहता था कि मैं पेट भर खाना खाऊंगी, पानी पीऊँगी तो मैं किधर अपना बाथरूम, अब आदिवासी अंदर में तो ऐसा लेटरिन बाथरूम तो बनाते नहीं है, सबका एक खुला मतलब जगह पे ही है। तो फिर ये हुआ, फिर मैं वो भी खाना भी खाना कम कर दी थी सब ऐसा। फिर रात को मैं उस गांव से निकली, फिर निकल के फिर और एक गांव में आई, फिर वहाँ अपना वेशभूषा बदला, फिर मेरे आदिवासी के हिसाब से मैंने इतना साड़ी पहना, फिर चूड़ियाँ पहनी, फिर बाली पहनी, फिर वो की, ऐसे करके एक मोटरसाइकिल से फिर मेरे को एक भाई ने मोटरसाइकिल बैठा के फिर सवाल उड़ी, फिर 2-4 जगह पे रोके भी पुलिस, तो वो कहने लगे कि मेरी भाभी है, मैं हैदराबाद इलाज के लिए ले जा रहा हूँ। तो फिर मेरे से बात करने की कोशिश किए पुलिस वाले की, कैसे बुखार है, तो मैं ऐसे सिर हिलाई, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। तो वो मेरा जो भाई है वो बोले कि इसको हिंदी नहीं आता है, गोंडी आता है, वो कुछ नहीं समझ पाती। मेरे भाभी हाँ ठीक है ऐसे करते करते फिर मुझे छत्तीसगढ़ से मतलब बस्तर से निकाले, लेकिन उसके बाद फिर उड़ीसा बॉर्डर से होते हुए फिर मैं दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर दिल्ली में रही कुछ दिन, दिल्ली में अरेस्ट हुई, फिर सकेत कोर्ट में पेश किया गया। सकेत कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट में जज के सामने मैं गिड़गिड़ा के बोली थी मुझे छत्तीसगढ़ वापस मत भेजो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इतनी क्रूरता के साथ अत्याचार किया जाता है, मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रहूँगी। वहाँ ऑलरेडी मैं देख रही हूँ, मेरे को बोले यहीं पर रखना है रख लीजिए, जो भी मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज है उसको चलाइए, लेकिन मेरे को नहीं जाना है। मैं घुटने ठीक के हाथ गिड़गिड़ा के बोल के देखी गौतम नवलखा जीते, वो मेरी जमानत ले रहे थे, लेकिन कोर्ट ना फिर नहीं मानी और बोली कि कोर्ट ने न्यायालय ने ये कहा था कि हम आप जा रहे हो, हमारे अंडर में होके जा रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप रहे हैं, लेकिन आपको एक खर्च भी नहीं आएगा, वो मेरी निगरानों में जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पे भरोसा करो। तो मुझे भी लगा कोर्ट कह रही है और कोर्ट न्यायालय कह रहा है, तो इतना भरोसा मुझे करना चाहिए, करके मैं हिम्मत करके चले गई छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ जाने के बाद फिर क्या हुआ, वही हुआ जो मैं पहले से बोली थी। फिर ताना ले गए, ताना ले जाने के बाद फिर मेरे को रिमांड में लेने के लिए फिर वहाँ की कोर्ट में पेश किए, तो वहाँ 3 दिन का रिमांड मांगे, तो 2 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया। तो 2 दिनों में मेरे साथ जो हरकतें किए कि इन्होंने करंट शॉट दिए, फिर मेरे गुप्तांगों में पत्थर डाले, मुझे निवस्त्र करके कितनी बेरहमी से मेरे साथ मार पीट, करंट शॉट, कितनी गंदियाँ गालियाँ दे के मेरे हर अंगों के साथ छेड़छाड़, और मुझे पूरी तो ऐसे मतलब निवस्त्र करके खड़ा रखा। और मुझे जब ऐसा ढकने के लिए होती थी तो बोलते थे नीचे रख, सावधान, एकदम नीचे रख के फिर बंदूक के बट से मेरे स्तनों को ऐसे उठाना, ऐसा करना, मैं बहुत कुछ किए उस थाना में। उसके बाद फिर ये लोग कोर्ट में बिना पेश किए मुझे जेल भेज दी। और मैं तो जब जेल पहुंचने के बाद वो गनीमत है कि जगदलपुर का जेल वाला लिया नहीं, क्योंकि मेरी इतनी स्थिति इतना गंभीर अवस्था बना के जेल पहुंचाए थे। उसके बाद मुझे फिर जगदलपुर जेल ना दे के फिर मेरा इलाज के लिए ये जगदलपुर मतलब अस्पताल से मेरा रायपुर रिफ़र किए। फिर रायपुर में भी ठीक से इलाज नहीं हुआ, रायपुर की जेल में डाला गया। फिर काफ़ी समय बाद मैं जब फिर वापस कोर्ट में गई, वो वाशनीकर मैडम जज थे, अच्छी तरह मैं जानते हैं। तो जज मैडम को मैंने वो जब देखी मेरे को मैडम, तो मैडम के सामने एक ही बात बोली, मैडम अब आप क्या न्याय करोगे मेरे लिए, न्याय करना ही न्याय क्या करोगे, न्याय तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप। अगर यही चीज़ मेरे को जब जेल जाने से पहले पूछे होते तो मैं सब बताती थी मेरे साथ क्या क्या हुआ है, इन पुलिस लोगों ने कैसे हरकतें की हैं, क्या चीज़ें किया।
आप क्या न्याय दोगे? जो करना था सब कुछ पुलिस ने कर लिया, मेरा मान सम्मान शर्म सब कुछ मेरा वो लोग तो छीन लिए, आपके पास बचा ही क्या है मेरे को न्याय देने के लिए? तो तब आप क्यों मेरे को अपने कोर्ट में नहीं बुलाए? जब 2 दिन के रिमांड के लिए पेश किए तो आप खुद ही 2 दिन का रिमांड दिए। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि जब 2 दिन के बाद अगर आपको देखने का, आप देख लिए होते मुझे और मेरे को पूछ लिए होते कि 2 दिन के रिमांड में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ बताना चाहती हो, कुछ भी पूछते तो मैं सब बताती मेरे साथ क्या क्या हो, लेकिन आप बिना देखे मेरे को जेल भेज दिए। तो वाशनिकर मैडम बोलती है नहीं तुम गाड़ी में थी, तुम उठ नहीं सक रही है, ये मुझे बताया गया इसलिए मैं अपना यहाँ से कोर्ट से मैं भेजी थी। मुझे क्या पता कि वो कोर्ट से कौन व्यक्ति आपका था आपका नहीं था, मेरे को तो सब पुलिस ही लग रहे थे। तो आप कम से कम कंधे में डाल के अपने कोर्ट में पेश करवाने बोलते तो मैं बताती। उस दिन मैं समझती, आप मेरे को कितना पूछते तो मेरे साथ ना हुआ है तो मैं आपसे अब क्या उम्मीद करूँगी। तो उसके बाद फिर कोर्ट में लाते रहते थे। वाशनिकर मैडम जब भी मुझे लाए तो वो हमेशा अपने सर को नीचे झुका के रखती थी, वो कभी मेरे से बाद में बात नहीं करी और मैंने भी उनसे कभी बात नहीं किया। इस तरह होके मतलब मैं बान जेल की लड़ाई, मतलब जेल और हमारे बीच में लड़ाई लड़ते रहे कोर्ट और जेल। तो उसे 12 साल बाद फिर मैं बरी हो गई और उसको सबको ही लगता है कि बहुत बड़ा इंसाफ मिला। वो इंसाफ कहाँ से कैसे इंसाफ मिला? और जो चीज़ें मेरा जो ज़िंदगी में जो घटी है उसको कौन देगा मेरे को वापस? वो पल कौन ला के देगा? वो मेरी जो इतनी क्रूरता के साथ जो इतना बर्बरता के साथ जो प्रताड़ित किया गया उसको वापस कौन करेगा?